हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों, आज की कक्षा आपके स्क्रीन पर कक्षा नौवीं कक्षा में हमारा जो आज का विषय है वह है गणित भाग दूसरा, मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड, जिसके अंतर्गत हम आज जिस पाठ पर चर्चा करेंगे वह पाठ है आपकी पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1, अर्थात निर्देशांक भूमिति, जिसका पहला भाग आज हम जानेंगे, समझेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो सबसे पहले हम उस बात पर चर्चा करेंगे जो आपने पिछली कक्षाओं में देखा है। जैसा कि बच्चों, हम लोग ने संख्या रेखा देखी है। सामान्य तौर पर उसमें क्या होता है, उसमें कोई एक बिंदु होता है जिसे मूल बिंदु कहा जाता है, जिसे 0 अंक द्वारा दर्शाते हैं, और उसके राइट साइड में समान दूरी पर धन संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी जाती हैं, धन पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ 0 से राइट साइड में 1 2 3, उसी प्रकार 0 से लेफ्ट साइड में घटते क्रम में ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं, -1 -2 -3, इस तरह से लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। तो यह है संख्या रेखा, जिसमें 0 जो निर्देशांक अंक दिखा रहा है उसे निर्देशांक कहेंगे। वह O बिंदु दर्शाता है। O बिंदु का जो अंक 0 है उसे हम O बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। उसी प्रकार अन्य बिंदुओं के नाम कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, ABCD, कोई भी अल्फ़ाबेट के रूप में, कैपिटल रूप में हम लिखते हैं, और उन बिंदुओं के नीचे जो अंक हैं वो उसके निर्देशांक कहते हैं। तो A का निर्देशांक 1, B का 2, C का 3, D का ऋण 1, E का ऋण 2, F का ऋण 3, इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो ABCD O ये सब क्या है, बिंदु के नाम है, और 1 2 3 ये जो संख्याएं हैं वो उसके निर्देशांक हैं। और 0 से राइट साइड में धनात्मक संख्याएं हैं बढ़ते क्रम में, 0 से लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं हैं घटते क्रम में। या यूँ कहें कि लेफ्ट साइड में हमेशा छोटी संख्या होती है किसी भी बिंदु के, और राइट साइड में हमेशा बड़ी संख्याएं होती हैं। उसके बाद हमने आलेख देखा था, आलेख पेपर, आलेख कागज, ग्राफ पेपर आप जानते ही हैं। इसी आलेख कागज पर संख्या रेखा बनाते हैं जब, तो आलेख कागज 2 भागों में बढ़ जाता है। और एक संख्या रेखा बनाएंगे खड़े रूप में तो आलेख कागज 4 भागों में बढ़ जाएगा। तो इन्हीं का मिला जुला कर रूप का जो अध्ययन होता है जिस घटक में, वह है निर्देशांक भूमिति। यहाँ पर किसी प्रतल को 4 भागों में बांटते हैं संख्या रेखा द्वारा। एक आड़ी संख्या रेखा जो आपने देखी, एक खड़ी संख्या रेखा जो यहाँ पर बनाई गई है, और दोनों संख्या रेखा जहाँ मिलती है वह मूल बिंदु होता है। उसके राइट साइड में जो आड़ी संख्या रेखा है उसके राइट साइड में मूल बिंदु के समान दूरी पर संख्याएं 1 2 3 4 इस क्रम में लिखी जाती हैं।
लेफ्ट साइड में ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 इस क्रम में आवश्यकता अनुसार लिखी जाती है। उसी प्रकार मूल बिंदु से ऊपर की ओर धनात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं समान दूरी पर, उतनी ही दूरी पर जितनी कि नीचे है एक आड़ी संख्या रेखा पर। तो 1, 2 इसी तरह बढ़ते क्रम में 3, 4, 5, 6 जैसी आवश्यकता होगी। उसी प्रकार नीचे मूल बिंदु से नीचे की ओर जाएंगे तो संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं आती जाएंगी घटते क्रम में -1, -2, -3, -4 इसी क्रम में आती जाएंगी। आड़ी संख्या रेखा को x अक्ष कहा जाता है। धनात्मक दिशा की ओर x और ऋणात्मक दिशा की ओर x डैश लिख के उसको दर्शाते हैं। सम्मिलित रूप में इसे x अक्ष ही कहा जाता है। चाहे धनात्मक ओर हो चाहे ऋणात्मक ओर हो, दोनों मिलाकर x अक्ष ही होता है। लेकिन अगर हमने x और x डैश दिखाया है तो x डैश जो है ऋणात्मक की ओर और x जो है वो धनात्मक दिशा की ओर दर्शाता है सामान्य तौर पर। तो ये x अक्ष हुआ, x एक्सिस। उसी प्रकार जो खड़ी संख्या रेखा है उसका धनात्मक दिशा y और ऋणात्मक दिशा y डैश दर्शाते हैं। सम्मिलित रूप में यह y अक्ष ही होता है। तो y अक्ष, y एक्सिस, ये दोनों अक्ष जहाँ पर मिलते हैं वह O बिंदु 0 निर्देशांक होता है, जिसे आरंभ बिंदु, मूल बिंदु कहा जाता है। तो इस तरह से यह एक पेपर पर हमें संख्या रेखा दिखाई दे रही है। आप ध्यान से देखिए। अब 4 भागों में ये बढ़ गया, आप देख रहे हैं ना, ऊपर राइट और लेफ्ट, नीचे लेफ्ट और राइट। ऊपर राइट साइड में x अक्ष की ओर धनात्मक दिशा की ओर और ऊपर की ओर y अक्ष धनात्मक दिशा की ओर का जो यह हिस्सा है वह प्रथम चतुर्थांश होता है। तो पहला चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा जो है वो राइट साइड में टॉप की ओर होता है और घड़ी की उल्टी सुई की दिशा में बढ़ते हुए हम जाएंगे तो हमें दूसरा चतुर्थांश मिलेगा, जिसमें आप देख रहे हैं y का धनात्मक है अक्ष और x का ऋणात्मक हिस्सा है। उसके बाद घूमते हुए नीचे आएंगे, तीसरा चतुर्थांश तृतीय चतुर्थांश कहलाता है, जिसमें x और y दोनों ऋणात्मक संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है इस चतुर्थांश के अंतर। और उसके बाद सुई जैसे ही राइट साइड में आती है नीचे से, वह चौथा चतुर्थांश हो जाता है और वहाँ पर x का धनात्मक दिशा और y का ऋणात्मक दिशा हमें दिखाई दे रहा है। तो ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यह 4 भागों में बढ़ जाता है यह प्रतल। किसी भी x और x के कारण, x और y अक्ष के कारण एक जो प्रतल है या एक आलेख जो है वह 4 भागों में बट जाता है। यहाँ देख रहे हैं x के धनात्मक अंक दिखाई दे रहे हैं और y अक्ष पर भी धनात्मक अंक दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा जो बिंदु जिसका x और y निर्देशांक धनात्मक हो वो प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ x ऋणात्मक है और y ऊपर धनात्मक है, यानी ऋणात्मक x और धनात्मक y को मिलाकर जो बिंदु बनेगा वह द्वितीय सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और तीसरे में दोनों ऋणात्मक है। तो माइनस और माइनस, ऋण निर्देशांक x के ऋण निर्देशांक y के दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हो तो वह तीसरे चतुर्थांश में वे सारे बिंदु होंगे। तो चौथे में क्या होगा, x अक्ष धनात्मक है, y अक्ष ऋणात्मक
अंक दिखाई दे रहा है। तो प्लस और माइनस के रूप में जो बिंदु होगा वह चौथे चतुर्थांश में आएगा। तो प्रतल के बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। जैसा कि हमने देखा किसी प्रतल में जब हम एक्स और वाई अक्ष बनाते हैं, उसका मूल बिंदु ओ, आरंभ बिंदु, उसको 0 से दर्शाते हैं और समान दूरी पर किस तरह से निर्देशांक बनाते हैं ये आपने जाना। एक्स के धनात्मक की ओर समान दूरी पर 1 2 3 4 5 इस तरह से अंक, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 इसी क्रम में आगे लिखते हैं। वाई अक्ष के लिए भी ऊपर की ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं और नीचे की ओर ऋणात्मक संख्याएं दर्शाने के लिए बिंदु दर्शाया जाता है। ऊपर +1 +2 +3 +4 प्लस लिखा नहीं जाता, -1 -2 -3 दिखाने के लिए ऋणात्मक संख्या है, ऋण का चिन्ह लगाया जाता है। अब एक बिंदु आप देख रहे हैं इसी प्रतल में, उसका निर्देशांक कैसे निर्धारित करते हैं? तो वह बिंदु एक्स अक्ष से कौन सा निर्देशांक दर्शाता है या एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है और वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, उस दूरी को, उस संख्या को साथ में लिखते हैं। जैसे कि मान लो ये बिंदु P है, तो यह एक्स अक्ष से कितना दूर है? तो दो निर्देशांक, एक्स अक्ष पर कौन सा निर्देशांक दर्शा रहा है? P, जो कि एक्स अक्ष पर लंब खींचा गया रेखाखंड है, तो वह एक्स अक्ष पर 2 दर्शा रहा है, जो कि वाई अक्ष से दूरी दर्शाता है। वाई से दूरी राइट साइड में 2 है। वाई से जितनी दूरी है वो एक्स निर्देशांक होता है, एक्स अक्ष से जितनी दूरी है वो वाई निर्देशांक होता है। या यूं कहें, एक्स अक्ष पर जो संख्या दर्शाती है वो एक्स निर्देशांक होता है और वाई अक्ष पर जो संख्या दर्शाई जाती है वो वाई निर्देशांक होता है। तो यहाँ P जो है वो एक्स अक्ष को 2 अंक दर्शाता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? P का एक्स निर्देशांक 2 है ऐसा कहेंगे। P का एक्स निर्देशांक 2 है। अब हम देखते हैं y अक्ष पर कौन सा अंक दर्शाता है P से जो लंब दूरी है y अक्ष से, तो वह 3 दर्शाता है। तो y अक्ष पर 3 है, इसलिए P का y निर्देशांक यहाँ पर 3 है। P का y निर्देशांक 3 है, इसका मतलब P से जो x अक्ष है वो 3 इकाई दूरी पर है। तो उस हिसाब से P का x और y निर्देशांक हमें मिल गया, तो P का निर्देशांक क्या होगा? तो P का एक सिंगल निर्देशांक लिखेंगे 2 बिंदु के रूप में, जिसे कार्टेशियन निर्देशांक कहते हैं, जोड़ी को, जिसमें x को पहले और y को बाद में लिखा जाता है। तो x निर्देशांक 2, y निर्देशांक 3 है और उनको एक कॉमा द्वारा अलग कर दिया जाता है। तो P का निर्देशांक हुआ 2, 3। तो लिखेंगे P के बगल में निर्देशांक 2 और 3। तो 2, 3, P 2, 3 का मतलब हुआ P का x निर्देशांक 2 है, y निर्देशांक 3 है। अब चलते हैं, एक बिंदु और लेते हैं। आप देख रहे हैं प्रतल में दूसरे चतुर्थांश में एक बिंदु है, मान लो उसका नाम Q है। तो क्या आप बता सकते हैं Q का x निर्देशांक कितना है? तो एक लंब रेखा खींच के पता करेंगे, जहाँ पर वो टच करेगा x को वही उसका निर्देशांक होगा। तो यह -3 पर है x अक्ष पर, और उसी प्रकार y पर यह 2 अंक दर्शाता है, धन 2।
तो अब हम लिखेंगे Q का पहले x निर्देशांक जो कि ऋण 3 है, कितना है -3, और Q का y निर्देशांक कितना है +2, जिसे हम केवल 2 लिखेंगे। तो इस प्रकार Q बिंदु का निर्देशांक क्या हुआ, जोड़ी के रूप में x और y, ब्रैकेट में सबसे पहले x निर्देशांक जो कि है -3, उसके बाद y निर्देशांक जो है +2। तो उस हिसाब से Q बिंदु का निर्देशांक हुआ -3, 2। तो Q के बगल में निर्देशांक लिखेंगे -3, 2, अलग कर देंगे कॉमा से। इस तरह से हम बिंदु के निर्देशांक दर्शाते हैं। चलिए अब हम स्पेशल बिंदुओं की ओर रुख करें अपना। x अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक, मतलब यह x अक्ष पर है, किसी चतुर्थांश में नहीं है। देखते हैं, यह x अक्ष, यह y अक्ष, और बिंदु के निर्देशांक इस तरह से है। तो बार बार मैं नहीं लिखूंगा, सीधे सीधे हम यह x और y अक्ष बना देते हैं बिंदु सहित। इस तरह से उसकी रचना होती है। अब x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है, मान लो m बिंदु जो है वो x अक्ष पर है, जो कि 4 निर्देशांक दिखा रहा है। चूंकि यह बिंदु है और इसका निर्देशांक तो 2 अंकों में होना चाहिए। 2 अंक मतलब x और y निर्देशांक की जोड़ी के रूप में होना चाहिए। 2 अंक मतलब जोड़ी के रूप में। तो यहाँ पर m का x निर्देशांक कितना है, 4, जो कि दिखाई दे रहा है। अब मुझे बताइए y निर्देशांक कहाँ है। तो ये y अक्ष का यहाँ 0 दर्शाता है। तो इसका मतलब x अक्ष पर अगर बिंदु है तो उसका y निर्देशांक जो है वो 0 होगा। तो x अक्ष का बिंदु x अक्ष से 0 दूरी पर ही है ना। तो बिंदु m का निर्देशांक लिखना हो जोड़ी के रूप में तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले x निर्देशांक मतलब 4, और फिर y निर्देशांक 0, 4, 0। तो 0 दिखने के कारण हमें यह पता चलेगा, जोड़ी में से अगर एक भी निर्देशांक 0 है तो यह निश्चित है कि यह बिंदु किसी चतुर्थांश में न होकर किसी अक्ष पर है। अब अगर उसका y निर्देशांक 0 है तो वो x अक्ष पर होगा, उसका x निर्देशांक 0 है तो वह y अक्ष पर होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो m 4, 0 m बिंदु का निर्देशांक हुआ। n बिंदु को देखते हैं जो कि x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा की ओर है, मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में -3 दिखा रहा है। मतलब n का x निर्देशांक ऋण 3 है। जब n का x निर्देशांक -3 है तो क्या आप बता सकते हैं मुझे कि n का y निर्देशांक क्या होगा। n का y निर्देशांक यह 0 होगा। तो n बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जोड़ी के रूप में। तो पहले x निर्देशांक -3, फिर 0। यहाँ y निर्देशांक 0 है। इसका मतलब हुआ कि x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका जो y निर्देशांक हमेशा 0 होगा। x निर्देशांक अगर धनात्मक संख्या है तो वह x अक्ष की धनात्मक की दिशा की ओर बिंदु कहीं ना कहीं होगा, मूल बिंदु से राइट में। और
अगर उसका x निर्देशांक ऋणात्मक है तो वह मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में कहीं न कहीं होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु, कोई भी बिंदु ले लेंगे, उसका y निर्देशांक कॉमन आएगा, वो 0 होगा। अब y अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक देखते हैं। तो इस तरह से यह हम बना लेते हैं अक्ष और उस पर निर्देशांक लगा लेते हैं। अब एक बिंदु S जो कि y अक्ष पर है, y अक्ष पर है तो यह y अक्ष से 0 दूरी पर है। तो x निर्देशांक उसका 0 हुआ, जबकि y अक्ष पर निर्देशांक 3 तो दिखाई दे रहा है, इसलिए s का y निर्देशांक 3 हुआ। तो s बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? जोड़ी के रूप में पहले x निर्देशांक फिर y निर्देशांक, अर्थात 0, 3, यह s का निर्देशांक हुआ। एक और उदाहरण लेते हैं। s को हमने लिख दिया निर्देशांक 0, 3। एक बिंदु t लेते हैं जो कि उसका x निर्देशांक 0 ही हुआ, जबकि y निर्देशांक दिखाई दे रहा है वह 4 है। तो x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक 4, -4 है। 4 दूरी पर है, ऋणात्मक दिशा की ओर है, तो वह ऋण 4 है, -4 हुआ। तो t का y निर्देशांक -4। अब इस t बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? जोड़ी के रूप में पहले x निर्देशांक जो कि 0, y निर्देशांक -4, तो यह हो गया 0, -4। तो t के बगल में हम इसका निर्देशांक लिखेंगे 0, -4। तो हम देख रहे हैं y निर्देशांक पर जो बिंदु है उसका y अक्ष पर जो बिंदु है उसका x निर्देशांक 0 है, ये देख रहे हैं हम। तो हमें निष्कर्ष मिला, अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसका जो निर्देशांक होगा उसमें से x निर्देशांक हमेशा 0 होगा। तो 0 अगर है x निर्देशांक तो 100% वह बिंदु y अक्ष पर है। मूल बिंदु का निर्देशांक, तो ये तो देखा हमने शुरू में पहले, जो कि चतुर्थांश में बिंदु थे। उसके बाद हमने देखा अक्ष पर बिंदु। अब हम देखते हैं अगर एक बिंदु, मूल बिंदु तो एक ही है, उसका निर्देशांक क्या होगा? मूल बिंदु कहाँ होता है? तो दोनों अक्ष जहाँ पर मिलते हैं या प्रतिच्छेदित करते हैं, लंब होते हैं, वह मूल बिंदु होता है और वह 0 निर्देशांक हमेशा दर्शाता है। वो चाहे x अक्ष हो तो भी 0, y अक्ष हो तो भी 0। इसका मतलब जो मूल बिंदु है, मान लो O उसका नाम, तो उसका x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक वो भी 0। इसका मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0, 0 होता है। तो 0, 0 एक ही बिंदु होता है जो कि मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0, 0, x निर्देशांक भी 0 और y निर्देशांक भी 0 ही होता है। तो O को हम 0, 0 इस तरह दर्शा सकते हैं। चतुर्थांश के बिंदु का निर्देशांक, तभी हमने चतुर्थांश जान लिया, अक्ष जाना, मूल बिंदु जाना। अब हम कुछ उदाहरण द्वारा बिंदु और फिर चतुर्थांश और बिंदु को का मेल जोल संबंध देखते हैं। तो ये
हमने संख्या रेखा यानी आलेख बना दिया, निर्देशांक x अक्ष y अक्ष, मान भी लिख दिया, निर्देशांक भी लिख दिया। तो यदि बिंदु का निर्देशांक धन x धन y मतलब x निर्देशांक धनात्मक y निर्देशांक धनात्मक हो तो वो बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होगा, ये ध्यान रखिए। ओके, हमने ये पहले भी जाना, अब फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अब हम अगर चलते हैं दूसरे चतुर्थांश में तो आप निश्चित पहचान जाएंगे कि उसका x निर्देशांक ऋणात्मक होगा, y निर्देशांक धनात्मक। तो पहले प्लस प्लस पहले में, माइनस प्लस दूसरे में। पहले के ठीक सामने अपोजिट साइड में जो तीसरा चतुर्थांश है, पहला अगर दोनों धन धन है तो तीसरा दोनों ऋण ऋण है। बस सिंपल सा तरीका है याद करने का। तीसरे चतुर्थांश का जो बिंदु होगा वह उसका दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होगा, और चौथे में आप देख ही रहे हैं x का धनात्मक है, मतलब तो वह माइनस एक्स प्लस वाई नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, क्या आप बता सकते हैं कि चौथे चतुर्थांश के बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? वह होगा प्लस एक्स माइनस वाई। तो थोड़ा सा यह आपके लिए माइंड ट्विस्टर है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? चौथे चतुर्थांश के बिंदु का निर्देशांक प्लस एक्स माइनस वाई होता है, और दूसरे का और चौथे का अपोजिट होता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न संग्रह 7.1 पेज 93 पर हम एक उदाहरण देखते हैं। नीचे दिए गए बिंदु उनके निर्देशांकों के आधार पर किस चतुर्थांश में या अक्ष पर हैं लिखिए। तो केवल बिंदु के निर्देशांक देखना है और पहचानना है वो कहाँ पर स्थित होंगे। ए -3 2, तो इसका x निर्देशांक ऋणात्मक है, y निर्देशांक धनात्मक है। x माइनस कहाँ होगा? मूल बिंदु से लेफ्ट में। और y प्लस कहाँ होगा? मूल बिंदु के ऊपर। ऊपर और लेफ्ट मतलब दूसरा चतुर्थांश। तो बिंदु A जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है। हमने निर्देशांक देखकर यह पता लगा लिया। चलिए B -5 -2 मतलब दोनों ऋणात्मक, और दोनों ऋणात्मक कहाँ होगा? आप अगर याद करिए प्रतल को तो x का माइनस लेफ्ट में होता है, y का माइनस नीचे होता है। नीचे लेफ्ट में मतलब तीसरा चतुर्थांश। तो b -5 -2 का x निर्देशांक भी ऋण है, y निर्देशांक भी ऋण है, तो यह तीसरे चतुर्थांश का बिंदु है। F 15 -18 धन और ऋण। धन है मतलब x राइट साइड में, ऋण है y मतलब नीचे साइड में, यानी राइट में नीचे की ओर चौथा चतुर्थांश होगा। x धनात्मक y ऋणात्मक, यह हो गया बिंदु F चतुर्थ चतुर्थांश में है। अब ये बताइए h 0 -5, इसका x निर्देशांक 0 है और y निर्देशांक -5 है। तो y निर्देशांक है, इसका मतलब यह y अक्ष का बिंदु है। x तो 0 है, तो x निर्देशांक 0 है, इसका मतलब y निर्देशांक ऋणात्मक दिया गया है, तो यह बिंदु y अक्ष पर स्थित है। हमने देखा y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक हमेशा 0 होता है। क्योंकि y अक्ष पर है इसलिए y अक्ष का कोई ना कोई अंक दिखाई देगा, x का 0 होगा। पेज नंबर 93 पर दूसरा प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में होंगे यह बताना है। कुछ विवरण दिया गया है, हमें पहचानना है। दोनों निर्देशांक धनात्मक हैं, कहाँ होगा ये? फर्स्ट पहले में,
पहला चतुर्थांश। दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हो, माइनस में हो, तो पहले चतुर्थांश का तिरछा, यानी कहाँ, तीसरा चतुर्थांश। ध्यान से देखिए, एक्स निर्देशांक जो है वो क्या है, धनात्मक है, प्लस है, इसका मतलब वह राइट साइड में हुआ मूल बिंदु के। और वाई निर्देशांक ऋणात्मक है, मतलब वह मूल बिंदु से नीचे की ओर, राइट साइड में नीचे मतलब चौथा। तो चौथा चतुर्थांश में यह बिंदु स्थित होगा। और चौथा उदाहरण इसमें है, एक्स निर्देशांक ऋणात्मक है, मतलब मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में आ गए, और वाई निर्देशांक जो है वो क्या है, धनात्मक है, मतलब ऊपर की ओर, लेफ्ट साइड में 0 से और ऊपर की ओर, यानी दूसरा चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट। नाइन्टी 93 पर ही अगला उदाहरण है, प्रश्न क्रमांक 3। प्रतल में निर्देशांक पद्धति निश्चित कीजिए तथा निम्नलिखित बिंदु स्थापित कीजिए। अब हमें क्या करना है, एक प्रतल में यह निर्देशांक पद्धति मतलब एक्स और वाई अक्ष बनाकर इन बिंदुओं को दर्शाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, परीक्षा में अगर ये प्रश्न आते हैं ऐसे, तो जितने बिंदु दर्शाने हैं उनको ध्यान से देखिए और उनके बड़े अंकों को देखिए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, उसमें जो बड़ा से बड़ा अंक दिखाई दे रहा है, एस में है 7 और एम में है 6, यानी एक्स निर्देशांक के लिए 7 है, वाई निर्देशांक के लिए 6 है। मतलब हमें दोनों अक्षों पर कम से कम 7-7 अंक तो दर्शाने ही पड़ेंगे, जो अधिकतम है उसी को लेके दर्शाएंगे। तो हम इस तरह से एक एक्स अक्ष बनाएंगे मूल बिंदु लेकर, और वाई अक्ष बनाएंगे उसी मूल बिंदु से, और उसमें हम समान दूरी पर जो 7 दिखाई दे रहा है, यानी और 6 कुछ इस तरह से बनाएंगे कि 7 और 6 दोनों उसमें आ जाए। तो y पर 6 होगा तो भी चल जाएगा, और x पर 7 होगा तो चल जाएगा। तो हम समान दूरी पर x धनात्मक दिशा की ओर कम से कम 7 बनाना ही है हमें, तो सेम उतना ही हम ऋणात्मक दिशा की ओर बना लेंगे। और उसके y के लिए हम कम से कम 6 बिंदु हमें चाहिए ही चाहिए, 7 बना लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं, कम नहीं होना चाहिए। तो दोनों अक्षों पर हमने बिंदु बना लिए। अब उसके निर्देशांक लिख लेते हैं फटाफट। राइट साइड में मूल बिंदु से धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3, इस तरह से लिख लेंगे। वाई अक्ष पर 1 2 3 4 5 6 7 तक भी लिख लिया तो भी चलेगा। हमने इतना अंक निर्देशांक क्यों लिया, क्योंकि हमारे बिंदु में निर्देशांक की संख्या अंक जो है वो 7 और 6 है, तो इतना तो हमें चाहिए। वाई अक्ष पर नीचे की ओर ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 -5 -6 7 तक है। अब हमें पहला बिंदु क्या दर्शाना है, m 5 6, x निर्देशांक 5, y निर्देशांक 6। तो हम चलते हैं, x 5 कहाँ है, यह है, उस पर एक लंबवत रेखा, और y 6 कहाँ है, उस पर एक लंबवत रेखा। दोनों जहाँ पर मिलेंगे वही बिंदु m होगा, उसे हम 5 6 नाम दे देंगे। ऐसे ही बनाना है। तो n के लिए क्या करेंगे, n के लिए x निर्देशांक -3 -3 कहाँ है, x निर्देशांक ये रहा, और -4 y भी माइनस है, मतलब वो नीचे की ओर, इसलिए हमने नीचे खींचा। तो y पर -4 कहाँ है, यह है उस पर लंब रेखा। दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर, जिसका नाम दे देंगे n,
और निर्देशांक लिख देंगे। -3 -4। इसी तरह P2 -3, 2 मतलब धनात्मक x अक्ष, -3 ऋणात्मक y का अक्ष मतलब नीचे की ओर। तो 2 पर हम देखेंगे इस तरह से x अक्ष पर 2 और y पर -3, जहां मिलेंगे वह बिंदु P होगा। P2 -3। अगला है 7 0 S है, तो x पर 7 और y निर्देशांक 0 है, मतलब वह x अक्ष पर ही स्थित है, तो उसी बिंदु का नाम S होगा। S 7 0। आखिर में T 0 -5, मतलब x तो 0 है, y पर -5 यानी नीचे की ओर, और वह y अक्ष पर ही होगा। इसका नाम T दे देंगे, 0 -5। इस तरह से हमने प्रतल में निर्देशांक पद्धति द्वारा बिंदुओं को स्थापित किया। प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 7 में चलते हैं सीधे पेज नंबर 98 पर। जो हमने अभी सीखा घटक, उस पर ही आधारित जो प्रश्न है उसको ले लेते हैं, सारे प्रश्न नहीं लेंगे हम। पहला है वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनना है। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप से 4 आंसर दिए गए हैं, उसमें से एक चुनना है। पहला प्रश्न, x अक्ष पर स्थित बिंदु निम्नलिखित में से किस स्वरूप का होता है? याद कीजिए, x अक्ष पर होगा तो y निर्देशांक 0 होगा, मतलब x 0 या a 0 यानी y वाला 0। तो A B C D 4 उत्तर में से हम चारों निर्देशांक को ध्यान से देखें तो y निर्देशांक 0 होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर है y 0 a 0। तो इस तरह का, इस टाइप का ये उत्तर होगा, जो कि C ऑप्शन सही है हमारा। तो उत्तर में हम C ऑप्शन लिखेंगे, उत्तर नहीं लिखेंगे। C जो ऑप्शन है वो सही है, तो C को लिखेंगे। चौथा प्रश्न है इसमें का, बिंदु -4 -3 किस चतुर्थांश में होगा? दोनों ऋणात्मक है, याद कीजिए। तो दोनों ऋणात्मक कहाँ होंगे? मूल बिंदु से नीचे, मूल बिंदु से लेफ्ट, यानी तीसरे में। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में से कौन सा उत्तर सही होगा? तो प्रथम नहीं, द्वितीय नहीं, तृतीय उत्तर हमारा सही होगा, जो कि C ऑप्शन है, तो C आ जाएगा। और इसमें छठा प्रश्न है, P -1 1 Q 3 -4 R 1 -1 S -2 -3 T -4 4 में से चतुर्थांश के बिंदु कौन से हैं? चौथा चतुर्थांश मतलब मूल बिंदु से राइट, मूल बिंदु से नीचे, जो कि राइट मतलब +x होना चाहिए और -y, x निर्देशांक धनात्मक, y निर्देशांक ऋणात्मक, यानी प्लस और माइनस के रूप में। तो प्लस और माइनस के रूप में कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा देखते हैं। तो सबसे पहले P बिंदु है वो -+ है, तो ये नहीं होगा, हमें प्लस और माइनस चाहिए, तो Q उत्तर सही है, Q बिंदु चतुर्थ में होगा। और कोई बिंदु है क्या ऐसा? तो ध्यान से देखें तो R भी वैसा ही है, प्लस और माइनस, तो चतुर्थ में होगा। इसके अलावा बाकी S और T नहीं है, तो Q और R सही बिंदु है जो चतुर्थांश में होगा, चौथे। तो उत्तर के रूप में Q और R वाला उत्तर कौन सा है? तो P तथा T A नहीं है, Q तथा R यह दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है, जो कि B रूप में है, तो आंसर में B लिखेंगे। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा।
और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।